हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 25 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं। जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है एनपीसीआई ने टाई अप किया है कतर के साथ। मैं आपको समझाऊंगा क्या है एनपीसीआई, फिर इसमें यूपीआई का क्या रोल है, फिर साथ ही साथ कतर नेशनल बैंक ने क्या एक्सेप्टेंस दी है, वो भी आपको मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा। सेकेंड आर्टिकल बात करता है, आपने देखा होगा लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है स्टेटहुड के लिए और 6th शेड्यूल के लिए। अब आपको ये 2 दिन पहले मैंने 22 सितंबर के आर्टिकल में समझाया था, जब सोमनम वांगचुक के साथ बातचीत हुई थी, तो उस आर्टिकल में प्रॉपर इन डिटेल बताया था उनकी डिमांड क्या है। आज क्या हुआ है, थोड़ा सा यहाँ प्रोटेस्ट वायलेंट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट किया जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट कहीं जेंजी प्रोटेस्ट जो नेपाल में हुआ उस जैसा तो नहीं हो जाएगा। इस वजह से मैंने इस आर्टिकल को लिया है, क्योंकि यहाँ पे आईआर का भी थोड़ा सा एक, आप बोलते हैं ना, बिट ऑफ टेस्ट दे सकते हो। थर्ड आर्टिकल बात करता है ऑपरेशन नुमखोर के ऊपर। मैं बताऊंगा ये क्या ऑपरेशन है, इसकी क्या रेलेवेंस है और इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठे हैं। आप देखेंगे एनपीसीआई के ऊपर जो आप यहाँ देखें आर्टिकल, बहुत 3 से 4 लाइन का आर्टिकल है, लेकिन इस आर्टिकल में से मैं आपके सामने 5 पीवाईक्यूज निकालूंगा, 4 से 5 पीवाईक्यूज। आप देखोगे कैसे रेलेवेंस होती है। लास्ट आर्टिकल बात करता है कि मल्टीलैटरलिज्म किस तरीके से अटैक में है। मैं आपको समझाऊंगा जो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पहले मीटिंग हुई है, जिसकी चेयरपर्सन, जिसकी बोलते हैं ना चेयर कौन किया है, एस जयशंकर ने किया है। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ग्लोबल साउथ है करेंटली, वो मल्टीलैटरलिज्म को बचा सकता है, क्योंकि आज के समय चाहे यूएस को देखो, चाइना को देखो, हर कंट्री अपना यूनिलैटरल अप्रोच लेके चल रही। उससे मतलब ही नहीं है कि भैया बाकी दूसरों का भी इंटरेस्ट हो सकता है, दे आर सीइंग जस्ट देयर ओन इंटरेस्ट। तो इस वजह से ये आर्टिकल काफ़ी रिलेवेंट है। जीएस2 इंटरनेशनल रिलेशन, साथ ही साथ नेबरहुड रिलेशन में भी थोड़ा सा आप इसका टेस्ट डाल सकते हो। आपके लिए जो मेंस में आंसर राइटिंग के जो पॉइंट्स होते हैं वो मैं यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। इसी में आपको मैं ब्रिक्स के बारे में समझाऊंगा, ब्रिक्स से कनेक्टेड जो क्वेश्चंस आए हैं उनका भी डिस्कशन करूंगा। इस पूरे आर्टिकल का पीडीएफ आप बैटल आइज से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल देखो कितने उसमें है, कितने लाइन में है, 5 से 6 लाइन में दिख रहा है। और इसमें एक और आर्टिकल है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर मैंने डिस्कशन अभी नहीं लिया है, क्योंकि अभी आने वाले 2 से 3 दिन में इसके ऊपर आर्टिकल आएंगे। आई एम प्रीटी मच श्योर, तब मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी एक बार ओवरव्यू आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पहले समझा देता हूँ ये आर्टिकल जो आपका यूपीआई के ऊपर आया हुआ है। तो एनपीसीआई जो है, उन्होंने क्या किया है, टाई अप किया है कतर नेशनल बैंक के साथ। अब जब एनपीसीआई ने टाइप किया है तो कोई ना कोई रीज़न होगा। उससे क्या होगा, उससे जो क्यूआर बेस यूपीआई पेमेंट है वो पूरे कतर में आसानी से अब पूरी तरीके से डिप्लॉय हो जाएगा। इसका कौन पावर कर रहा है, नेट स्टार करके पेमेंट सोल्यूशन है, जो इसका एक तरीके से मीडिएटर है, जो वहाँ कतर में इसको अच्छे तरीके से डिप्लॉय करने का काम कर रहे हैं। अब जो आपके इंडियन ट्रैवलर्स हैं वो आसानी से यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन जहाँ पे होते हैं या फिर कतर में जो ड्यूटी फ्री आउटलेट्स होते हैं वहाँ पे यूपीआई का यूज़ किया जा सकता है। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई कतर का क्या रेलेवेंस है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीआई। क्या केवल कतर ही है जिसने यूपीआई बनाया या कोई और भी है। अब आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आते लगता होगा कि यार यूपीआई क्या है, इतना सब कुछ तो समझ लिया, फिर एनपीसीआई क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। तो अब ये समझाने के लिए आपको मैं पहले 1 बाय 1 लेके चलता हूँ। आपको बता दो एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कही जाती है डिजिटल पेमेंट की एरिया में। जितना भी रिटेल डिजिटल पेमेंट होता है, इसका फाउंड कब किया गया था, 2008। उसमें ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन एनपीसीआई का रहता है। इसको कौन प्रमोट किया, इसको आरबीआई और आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन जिसे कहते हैं, उन लोगों ने इसको प्रमोट किया था जब फाउंडिंग इसकी 2008 में हुई थी। इसके ऑपरेट, अगर कुछ पर्टिकुलर सिस्टम्स देखे जाएं जिसको ऑपरेट करता है एनपीसीआई, यूपीआई, रुपे, आईएमपीएस, भीम, फिर ये सारे क्या है, फास्टैग भी, इवन दो एनपीसीआई ही रेगुलेट कर रहा है। तो एनपीसीआई एक तरीके से ये समझो कि ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरी की पूरे ब्रांचेस में हर एक चीज़ को कनेक्ट करी। मतलब अम्ब्रेला लिखने का मतलब क्या होता है, अम्ब्रेला को आप देखोगे ऐसे होता है, मतलब यहीं पे आपको यूपीआई, रुपे, आईएमपीएस सब कुछ दिख रहा है। अब ये कैसे काम कैसे करता है ये भी दिमाग में आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिस्टम की बात करता हूँ, क्योंकि आर्टिकल किसके ऊपर है, यूपीआई के ऊपर है। अगर कभी आर्टिकल रुपए के ऊपर होगा मैं आपको रुपए बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा
डेबिट कार्ड काम कैसे करते हैं, कैसे एटीएम में डालते हो तो आप दूसरे, अगर किसी बैंक के एटीएम में डाल रहे हो कभी दूसरे अपना एटीएम, तो कैसे पैसा आ जाता है, तरीका कैसे काम करता है, उसमें एनपीसीआई का रोल क्या होता है, क्योंकि जितना भी एटीएम सिस्टम है वो एनपीसीआई ही कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रहा है, उसे हैंडलिंग कर रहा है उसकी। ठीक है, इसका मेन एम जो था, पर्पस था, वो था भाई इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजिटल बनाना और कैशलेस करना, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छा हो, जिससे डिजिटल लिटरेसी भी बढ़े, साथ ही साथ डिजिटल इकोनॉमी भी इम्प्रोवाइज हो सके। अब यूपीआई 2016 में एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, भैया रियल टाइम बेसिस पे 24/7 मोबाइल से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, अब ये किया कैसे इन्होंने ऐसे किया, मान लो एक आपका मोबाइल एक्स है, मेरा मोबाइल वाई है। अब हुआ क्या, इन्होंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लिया। अभी आप 2 फैक्टर पे भी मत जाओ, अभी मैं आपको 1 2 3 4 सारे फैक्टर समझा दूंगा। अभी सिंपल समझो, आपके पास एक्स मोबाइल, मेरे पास वाई मोबाइल, आपके पास पीएनबी में अकाउंट है, मेरे पास एसबीआई में अकाउंट है, और यहाँ पे एनपीसीआई बैठा हुआ है। अभी तक आपको पैसा भेजना है, आप पीएनबी जा रहे थे बैंक में जाने के बाद आप बोलो भैया एक काम करो, हमारा ना 1,000 रुपये भेज दो इस एसबीआई वाले के पास। जनरली यही प्रोसेस होता था, लेकिन एनपीसीआई ने कहा ऐसा है, अब हम यूपीआई लॉन्च करते हैं। अब यूपीआई में ये हुआ, इन्होंने एक ऐसा सर्वर बनाया, उस सर्वर में इन्होंने जितने भी बैंकिंग इंफॉर्मेशन थी वो अपने से डालने की बजाय लोगों से कहा कि आप आइए और रजिस्टर करिए। तो आप एक्स हो तो आप आओगे, यूपीआई को डाउनलोड करोगे। ठीक है, जनरली भीम यूपीआई होता है जो गवर्नमेंट का है, तो आपने डाउनलोड किया, आप अपने मोबाइल नंबर जिससे बैंकिंग करते हो, ठीक है, जिससे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है बैंक के साथ, उससे यूपीआई में रजिस्टर करोगे। तो ये यूपीआई सिस्टम ऐसा है जो सारी की सारी आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन फेच कर लेगा। फेच करने के पास आपके पास हो गया, लेकिन मेरे पास रिसीविंग भी तो होनी चाहिए ना बाबू भैया, अगर मेरे पास रिसीवर में होगा ही तो मैं आप कैसे भेज पाओगे। तो सेम काम मैं भी करूंगा, मैं भी क्या करूंगा, इस यूपीआई के पास जाऊंगा, बोलूंगा भैया चलो मैं भी अपने पास रजिस्टर मोबाइल नंबर से जहां मैं बैंक में डाला हुआ है वहां पे रजिस्टर कर देता हूं। तो दोनों के पास सेंडिंग रिसीविंग ऑन हो गई। कहां पे ऑन हुई मीडियम, यूपीआई में ऑन हुई। तो यूपीआई ऐप एक मीडियम है। अगर आप फोन पे देखोगे और फिर आप गूगल पे देखोगे, सब क्या है, ये सारे सिर्फ एक थर्ड पार्टी ऐप हैं, लेकिन अगर इनबिल्ट ये यूपीआई सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं यूपीआई का, बाकी बाहर से ये लोग अपनी थर्ड पार्टी सर्विस ही दे रहे हैं। एट द एंड सब यूपीआई सर्वर में ही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, अपना ऐप डाउनलोड करके आपने पैसा भेजा और यूपीआई से कनेक्टेड है मेरा, तुरंत मेरे पास आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ये रियल टाइम बेसिस पे होता है। और क्या चीज़ रियल टाइम पे बेसिस पे होती है, आईएमपीएस। ठीक है, यहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे आपको पैसा आप जिस समय भेज रहे हो उसी समय मिल जाता है। ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यूज़ करते हैं, क्यूआर कोड, आप सबको सारी चीज़ें पता ही है। ठीक है, पर्पस क्या था, पर्सन टू पर्सन फैसिलिटेशन हो सके फंड ट्रांसफ़र का, ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव था यूपीआई का। अब आपको आई होप समझ में आ गया यूपीआई काम कैसे कर रहा है। यूपीआई कोई बैंक नहीं है, यूपीआई बस एक सर्वर है जहाँ पे आपको रजिस्टर करनी है अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। जब आपकी एक्स आ जाएगी तो यहीं पे अभी वाई की लैकेज है, आपके पास 1,000 रुपये भेजना तो है मुझे, लेकिन मेरे पास यूपीआई नहीं है। ठीक है, तो आपको बैंक इन्फॉर्मेशन लोगे, लेकिन जैसे मैं भी सर्वर पे आऊँगा तो हम दोनों लाइव हो जाएंगे। अब जैसे आप मुझे भेजोगे मुझे पैसा मिल जाएगा। यही एक पर्टिकुलर तरीका होता है काम करने का। ठीक है, यूपीआई का। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए मैंने वर्ड पर्टिकुलर लिख दिया इस तरीके से, क्योंकि ये आर्टिकल अभी आई थिंक 4 to 5 सितंबर का आर्टिकल था जहाँ पे मैंने आपको इन डिटेल समझाया था। अब आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, सर होता क्या है फैक्टर। मैं कहता हूँ ये सब भूल जाओ, बहुत ही आसान सी भाषा में समझाता हूँ। ये आपकी मान लेते हैं एक्स एक मंजिल है। ठीक है, अब अगर बोल रहे हैं 1 फैक्टर है, अगर 1 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब एक गेट खोलोगे आपको एक्स मिल जाएगा। अगर कह रहे हैं 2 फैक्टर है तो आपको 2 दरवाजे खोलने पड़ेंगे, ए और बी। अगर बोलेंगे 3 फैक्टर है तो आपको 3 दरवाजे खोलोगे तब आप पहुंचोगे अपनी मंजिल पे। 4 में मतलब डी। ठीक है, तो आपको 4 दरवाजे खोलोगे तब मंजिल पे पहुंचोगे। यही है फैक्टर, मतलब लेयर बाय लेयर सिक्योरिटी और सेफ्टी बढ़ा देना। तो अब अगर 1 फैक्टर बोला जाए तो 1 फैक्टर में क्या है, ये जो पहला गेट है इसमें केवल आप पासवर्ड डालो, आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। ठीक है, बहुत आसान होता है। जीमेल में या फिर जनरली आप देखोगे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में क्या करते हो आप लोग, आईडी पासवर्ड डालते हो, सीधा एक्सेस कर लेते हो। लेकिन जब 2 फैक्टर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जनरली अगर आप जीमेल पे डालते हो, बोलते हैं आप अपने ओरिजिनल मोबाइल पे जाके उसको क्लिक करिए, आप उसको क्लिक करेंगे तब ओपन होगा। ठीक है, तो 2 फैक्टर होता है। 2 फैक्टर में क्या होता है, एक तो आपको पासवर्ड डालना है,
फिर आपको ऑथेंटिकेट करना होगा, ठीक है। आपके पास फ़ोन भी तो होना चाहिए ना ऑथेंटिकेट करने के लिए। क्या आप वन फैक्टर में, चाहे मोबाइल से आप कहीं ऑन करना चाह रहे हो कोई आईडी, कंप्यूटर से करना चाह रहे हो, लैपटॉप से, डजेंट मैटर, लेकिन टू फैक्टर है तो पहली बात तो पासवर्ड की तो ज़रूरत होगी होगी भाई साहब, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या ज़रूरत होगी, दूसरी आपके पास फ़ोन होना चाहिए, कोड होना चाहिए। तो जो यूपीआई सिस्टम होता है ये टू फैक्टर का यूज़ करता है। पहला तो आप पासवर्ड डालते हो, अपना यूपीआई पिन डालते हो, एम पिन जिसे कहते हो। दूसरी चीज़ कि आपके पास फ़ोन भी तो है। क्या आप मेरे वाई फ़ोन से अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यूपीआई में डाल सकते हो? आंसर इज़ नहीं। आपके पास वही रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए। इसीलिए तो जैसे आप क्लिक करते हो बोलता है योर नंबर इज़ गेटिंग रजिस्टर्ड, वो एसएमएस भेजता है और रजिस्टर करता है। तो वो टू फैक्टर है। जब वो मैसेजिंग कर रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो आपके फ़ोन को रजिस्टर कर रहा है आपका आईएमईआई नंबर के साथ कनेक्ट करके, फिर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उन सबको एक जगह सिंक्रोनाइज करता है, फिर पासवर्ड डालोगे तब चलेगा। और जब थ्री फैक्टर होगा तो पासवर्ड तो डालोगे ही, फ़ोन तो होगा ही, साथ ही साथ आपको बायोमेट्रिक भी डालना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रेड क्रॉस करोगे। पहला तो आपने पासवर्ड डाला, दूसरा आपने क्या किया, आपके पास फ़ोन होना चाहिए, तीसरे में आप क्या करोगे, आप अपना हाथ लगाओ, थंब प्रिंट। और जब 4 फैक्टर कह रहे हैं तो 4 फैक्टर सबसे एक्सट्रीम लेयर होती है, मतलब ये जनरली नहीं यूज़ होती सिविलियन पर्पस में। यहाँ पे लोकेशन भी रिक्वायर्ड होती है। आपके पास पासवर्ड भी होना चाहिए, बायोमेट्रिक भी होना चाहिए, साथ ही साथ फ़ोन तो है ही, या जो डिवाइस है, पर आपको उस लोकेशन पे भी होना होगा जहाँ पे वो अलाउ किया जा रहा है कि आप इस लोकेशन दायरे में रह करके इस पर्टिकुलर आईडी को एक्सेस कर सकते हो। तो 4 फैक्टर होते हैं ऑथेंटिकेशन के। ऑथेंटिकेशन मतलब किसी की आईडी को वेरीफाई करने के। अब आपको समझ में आ गया होगा टू फैक्टर क्या है, थ्री फैक्टर क्या है। यहाँ पे क्या होता है, टू फैक्टर में ओटीपी बेस भी जनरली आप देखते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ओटीपी डालोगे फिर आपको फिंगरप्रिंट भी डालना पड़ेगा, 3 में आ जाएगा। लेकिन जनरली केवल अगर आपने मोबाइल लिया या अगर ओटीपी भी डाला, पासवर्ड के साथ ओटीपी भी डाल रहे हो, तब भी वो टू फैक्टर होता है। आप अगर ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो तो टू फैक्टर पे काम करती है। पहले तो आप बैंकिंग डालोगे, फिर ओटीपी भी तो डालोगे ना, तब वो चीज़ें कहलाती हैं आपकी टू फैक्टर वाली। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा, इसलिए मैं 4 लिख दिया। पासवर्ड समथिंग यू हैव, व्हाट यू हैव, मोबाइल समथिंग यू आर, व्हाट यू हैव, यू आर, वो आप कैसे पता चलेगा, आपकी आईडी बायोमेट्रिक से। समवेयर यू आर, कहाँ पे, लोकेशन बेसिस पे। अब आप सोचो सर आपने इतना सब कुछ क्यों बताया, कोई ना कोई तो कारण होगा। लेकिन आर्टिकल देखा जाए तो भाई साहब केवल 5 से 6 ही लाइन का था, मैं चाहता यहीं खत्म कर देता, लेकिन नहीं, उसके पीछे कारण है। कारण है, सबसे पहले ये समझो, यूपीएससी 25 का क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी कंट्रीज अमंग द अबव आर देयर अदर देन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट आर एक्सेप्टेड अंडर यूपीआई, राइट। बहुत ही सिंपल है, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, फ्रांस। अगर आप ध्यान दोगे तो ये करंट में था, जर्मनी भी है, तो आप आसानी से बोल पाओगे ओनली 3। बांग्लादेश और जर्मनी में नहीं है आपका यूपीआई, तो ये यूएई, फ्रांस और सिंगापुर इज द राइट वन। अब आपको समझ में आओगे मैंने क्यों ये आर्टिकल लिया, यूएई अभी थोड़े महीने पहले क्वेश्चन पूछा गया। फिर आप देखिए 2017 का क्वेश्चन, अब आप बहुत आसानी सॉल्व करोगे। आपने भले 10 मिनट दिया, लेकिन 10 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनपीसीआई हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, इज इट राइट और रॉन्ग। एब्सोल्युटली राइट। अम्ब्रेला है, उसमें क्या है, रुपे भी है, उसमें यूपीआई भी है, फास्टैग, सब कुछ इसी में है ना। एनपीसीआई हैज लॉन्च रुपे, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन दिखा आपको। अ कार्ड पेमेंट स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कब 2017 में पूछा गया। आप बोलोगे सर बोथ सही है कि नहीं। आप पढ़ो इत्मीनान से, पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अगेन 2017 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग यूपीआई। यूपीआई इंप्लीमेंट करने का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। पहले अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो पेटीएम आया था, तो इनका भाई साहब का मोबाइल वॉलेट होता था, ठीक है। वॉलेट में पहले रिचार्ज करो, रिचार्ज करने के बाद आप कहीं पे कुछ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यूपीआई होने से क्या हुआ, आपको रिचार्ज एक अलग इंडिपेंडेंट वॉलेट नहीं बनाना। जैसे ये पेटीएम है, ठीक। पेटीएम ने क्या किया, अपना एक अलग एक्स वॉलेट बनाया। इस एक्स वॉलेट का आपके वाई बैंक से कोई कनेक्शन नहीं है। आपको अपने वाई बैंक से इनके एक्स वॉलेट में पैसा डालना है, फिर आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आपका यूपीआई आ गया तो इन्होंने एक्स को खत्म किया, कहा सीधा अपने वाई बैंक से आपको रिचार्ज करना हो, फंड ट्रांसफर करना, जो भी करना है करो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है। अगर आप थोड़ा और ध्यान दोगे, डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस, एब्सोल्युटली रॉन्ग। एफडीआई इनफ्लो विल ड्रास्टिकली इंक्रीज। अब सोचो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा, यूपीआई का पर्पस क्या है, डिजिटल करना, उसमें एफडीआई का क्या कनेक्शन हो गया। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। हाउ कैन यू एश्योर कि भाई साहब जो डायरेक्ट ट्रांसफर होती है सब्सिडीज की पुअर की, वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी। वो तो कंप्लीट डिफरेंट फॉर्मेट पे होता है। तो मेन पार्ट क्या है, आपको यूपीआई से कनेक्टेड जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं,
ठीक है, चलो 2018 का क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम इन इंडिया। अगेन बिना सोचे बोलोगे NPCI, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये भी, इससे भी क्वेश्चन उठा है, इससे भी क्वेश्चन उठा है, RBI से भी उठा है। मैंने हमेशा कहा है कभी कोई क्वेश्चन में अगर एक रॉन्ग है तो उसका राइट कभी ना कभी इन फ्यूचर पूछा जरूर जाएगा, वो आपको जरूर पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपके मैंने 3 से 4 क्वेश्चन बताया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का, विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भीम ऐप अलाउ द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद अ UPI इनेबल्ड बैंक। अभी मैंने आपको क्या बताया, यही तो बताया कि आपका X बैंक मेरा Y बैंक, अगर मैं Y बैंक को UPI के सर्वर पे नहीं लाऊंगा तब क्या आप मुझे X बैंक से पैसा भेज सकते हो। आप तो आ गए लेकिन मेरा भी तो आना ज़रूरी है ना, तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ये UPI इनेबल्ड बैंक होना ज़रूरी है, ठीक है, तो ये चीज़ सही है। वाइल अ चिप पिन डेबिट कार्ड हैज़ 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, भीम UPI हैज़ ओनली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब खुद सोचो, ये तो इन्होंने सही लिखा है जनरली कि भीम को 2 की जरूरत पड़ती है फैक्टर की, लेकिन क्या जो चिप बेस्ड पिन डेबिट कार्ड होते हैं क्या 4 फैक्टर होते हैं? तो अपने दिमाग में आपको पता होना चाहिए 4 फैक्टर होता क्या है। अगर आपको 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पता ही नहीं होगा तो बेटा आप कर ही नहीं पाओगे। तो मैंने 4 फैक्टर मतलब क्या है, रिप्लेस कर लो 4 गेट से, 1 2 3 4। पहला गेट पासवर्ड डालो, दूसरा गेट क्या है, मोबाइल होना चाहिए, तीसरा गेट क्या है, आपके पास होना चाहिए एक प्रॉपर लेवल पे, एक बोलते हैं ना लोकेशन बेस्ड 4 में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास बोलते हैं ना पूरे 4 मैंने आपको समझा दिए थे, ठीक। तो अब अगर यहां पे आपका बायोमेट्रिक हो गया तीसरे पे, फिर लोकेशन 4 पे, तो क्या आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी? कभी भी अगर आप डेबिट कार्ड लेके जाते हो क्या आप अपना बायोमेट्रिक डालते हो? क्या आपकी लोकेशन की जरूरत पड़ती है? आंसर इज नहीं। ये सारी की आपको देखो याद नहीं रखना, आप कभी इवन दो कोई भी याद नहीं रख सकता इन 4 के 4 फैक्टर को एक साथ। आपके दिमाग में थोड़ा सा लेमन टर्म में होना चाहिए कि ये 4 क्या पैटर्न है। मतलब 4 गेट सर ने बताए थे, पहला गेट पासवर्ड, दूसरा गेट सर ने कहा था कि फोन होना चाहिए, तीसरे गेट में बायोमेट्रिक, चौथे गेट में लोकेशन, ठीक है। तो ये आपका डेबिट कार्ड में नहीं जरूरी होता है, तो आपका ओनली वन इज द राइट वन। आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया लगा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत बोलते हैं ना अलग नहीं है, ये मैं समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया दे देता हूँ। लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रही है, स्टेट हुड की जनरली डिमांड हो रही है और 6 शेड्यूल की डिमांड हो रही है। अब यहाँ पे जो हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट सोंगनम वांगचुक के द्वारा लेड किया गया था। हंगर स्ट्राइक से स्टार्ट हुआ था, लेकिन करेंटली ये थोड़ा सा डेडली हो चुका है। यहाँ पे कुछ डेथ भी रिपोर्ट की गई हैं, साथ ही साथ ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो चुका है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसको बोल रहे हैं कि मे बी शायद ये जेंजी प्रोटेस्ट जैसा कन्वर्ट हो जाए जैसा नेपाल में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर ये प्रोटेस्ट उस फॉर्म में जाता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ नहीं होगी, क्योंकि अक्सर लोग मोटिवेट कैसे होते हैं जो आसपास चीज़ें हो रही होती हैं। अब लद्दाख का रीजन कहीं ना कहीं बहुत दूर नहीं है और बहुत ज़्यादा जो लोगों आज के समय इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होना भी बहुत बड़ी बात नहीं। एक जहाँ कहीं कुछ चीज़ होती है सोशल मीडिया दूसरी जहाँ पहुँचा देता है, ठीक है। तो ये एक पूरा आर्टिकल का एक ओवरव्यू था आज के, लेकिन अगेन ये मैंने आपको 2 दिन पहले समझाया था कि ये डिमांड क्या हो रही थी। डिमांड के बारे में बताया, स्टेटहुड की डिमांड, 6 शेड्यूल की डिमांड, लोकसभा सीट की डिमांड कर रहे हैं लेह और कारगिल के लिए, गवर्नमेंट वैकेंसीज भरने के लिए। कंसर्न्स क्या है? अगेन कंसर्न जो लद्दाख के लोग हैं उन्हें लगता है कि उनका लैंड और कल्चर को पूरी तरीके से आउटसाइडर ऑक्यूपाई कर लेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, जब तक 2019 का JNK एक्ट नहीं आया था तो जो आपका लद्दाख था वो किसके अंडर आ रहा था, वो 370 के द्वारा प्रोटेक्ट हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब लद्दाख क्या बन गया, एक UT बन चुका है, तो सेंट्रल कंट्रोल में है। तो इस वजह से इन लोग को खतरा है कि कहीं ना कहीं क्या होगा, इनके जो कल्चर है, इनके हेरिटेज, लैंड, जॉब, हर चीज़ रिस्क पे आ जाएगी। सो दैट इज वाई दे आर डिमांडिंग द स्टेटहुड रिस्टोरेशन ऑफ लद्दाख फर्स्ट थिंग एंड इंक्लूजन अंडर 6 शेड्यूल। ये सारे क्या हैं, ये सारी डिमांड हो रही है। अब देखो यहाँ पे लिखा गया स्टेटहुड ऑफ लद्दाख, तो लद्दाख का रिलेवेंस मैंने उस दिन भी कहा था आपको पता होना चाहिए। तो एक बार सिर्फ ओवरव्यू ले लो आप। लद्दाख की लोकेशन मैंने यहाँ पे डाल दी है, क्या है वहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट UT है इंडिया की, ये आपको पता होना चाहिए। क्लोज टू LAC है। फेमस मोनेस्ट्रीज याद रखो, हेमिस है, ये आपकी प्रोटेक्टेड एरिया साइट में भी आता है। थिक से दीक्षित आपका आप अलची मोनेस्ट्री और स्पिटुक मोनेस्ट्री भी यहाँ पे पाई जाती हैं। मैं आपको परसों ही समझाया था, अलची मोनेस्ट्री के ऊपर सवाल आया था, मैंने एज इट इज़ डाल दिया है, अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख में है, ठीक है। इससे आपको कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा कि रेलेवेंस क्या है टॉपिक की।
2014 क्वेश्चन है लेकिन आज भी रेलेवेंस इसकी चल रही है। फिर 6 शेड्यूल की जो डिमांड है, आपको ये पता होना 6 शेड्यूल होता क्या है। मैं आपको दोनों समझाता हूँ, 5th और 6th शेड्यूल। हमेशा ध्यान रखिए, पहली चीज़ तो शेड्यूल ट्राइब क्या होते हैं। शेड्यूल ट्राइब मतलब उन कम्युनिटीज़ को एसटी का स्टेटस दिया जाता है जो ट्राइबल रीजन्स में होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही होती है, जो बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशनल एग्री यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होती हैं, एसटी की क्राइटेरिया होती है। ट्राइबल एरियाज जो फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं। तो शेड्यूल्ड एरियाज क्या होती हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एसटीज रह रहे हों, वो आपका शेड्यूल्ड एरियाज कहलाएंगी। लेकिन वहीं पे 6 शेड्यूल एरियाज क्या है, 6 शेड्यूल एरियाज भी वही हैं, बस फर्क एक बहुत ही माइनर सा है। 6 शेड्यूल एरियाज केवल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वहां पे दी गई हैं। यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई हैं, लेकिन 5th शेड्यूल में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं बनाई गई हैं। व्हाट इज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर, बोलते हैं ना, लोगों का समूह बनाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी जो कि कंट्रोल करेगी लैंड को, वहां के रिसोर्स, कल्चर, कस्टम को। अब यहाँ पे ये सारी चीजें क्यों डिमांड कर रहा है लद्दाख? ठीक है, मतलब ये लोग अगर 6 शेड्यूल की डिमांड करें, दैट मीन्स इनको चाहिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो अगर किसी भी एरिया को 6 शेड्यूल दिया जाता है तो वहाँ का जो लैंड है वो बाहरियों को नहीं दिया जा सकता, प्रिवेंट करेगा। अगर बाहरी खरीदना है तो पहले आपका एडीसी से परमिशन लेनी होगी, जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा, कल्चर आइडेंटिटी प्रिजर्व होगी और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस होगी। अगर लद्दाख को ये मिल जाता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या 6 शेड्यूल में दर्जा, तो वहाँ की जो लोकल काउंसिल है उनको एम्पावरमेंट मिलेगा और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच होगा। ठीक है, तो जो 5th शेड्यूल्ड एरियाज है उनके लिए क्या होता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। जब 6 शेड्यूल एरियाज के लिए बना दिया गया है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो 5th के लिए क्या है? 5th के लिए बेटा है पैसा। पैसा मतलब क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो 5th शेड्यूल में क्या होता है, जो पंचायती राज होता है उनके प्रोविजंस को, उनके फीचर्स को यहाँ पे एक्सटेंड किया जाता है, पंचायती राज को फॉलो किया जाता है, जिससे जो 5th शेड्यूल एरियाज में डिफरेंट स्टेट में होते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो 5th शेड्यूल एरियाज हर स्टेट में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो एक बार आपको सीक्वेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट मेजरली ये मैंने आपको समझाया 6 शेड्यूल के लिए। यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी डाल दिया 5th और 6th शेड्यूल में। 244(1) 5th के बारे में बात करता है, 244(2) 6th शेड्यूल के बारे में बात करता है। शेड्यूल्ड एरियाज अलग अलग स्टेट्स की, लेकिन जो 6th शेड्यूल होता है ये ट्राइबल एरियाज की बात करता है। ट्राइबल एरियाज पर्टिकुलरली आसाम, इसको ATM² से दिमाग में रख सकते हो, मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कैसे इसको डिक्लेयर किया जाता है। अगर मैं 6th शेड्यूल एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट जो होता है वो रिकमेंड करता है, रिकमेंड करने के बाद वो रिपोर्ट वही प्रेसेस होती है। इसमें हर जहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रोच ही जनरली यूज किया जाता है। अगर 6th शेड्यूल की बात की जाए तो ये पहले जाएगा पार्लियामेंट के पास, फिर वहां पे वो अपने तरीके से जो भी लॉ बनता है बनाएंगे, फिर उसको प्रेसिडेंट प्रॉपर तरीके से नोटिफाई करेगा, फिर 6th शेड्यूल एरिया में डाला जाएगा। वहीं पे 5th शेड्यूल एरिया को देखा जाए तो ये प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट की उतनी जरूरत नहीं होती है। प्रेसिडेंट को लगा कि भाई साहब मान लेते हैं ये 10 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे 20 स्क्वायर किलोमीटर और है जहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स रह रहे हैं, तो इनको भी जरूरी है कि हम 5th शेड्यूल में डाल दें। तो यहाँ पे पार्लियामेंट में कुछ लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली ही डिक्लेयर कर देगा। ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ेगी, जो कैबिनेट है उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर 5th शेड्यूल की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। वहीं पे 6th शेड्यूल में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। लेजिस्लेटिव पावर की बात की जाए तो जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर होता है वहाँ के जो नॉर्मल लॉज बनते हैं वो अप्लाई होते हैं, लेकिन जो एडीसी होती है 6th शेड्यूल में वो अपने लॉज लैंड के लिए, फॉरेस्ट कस्टम के लिए बना सकती है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का डिफरेंस। 2015 का क्वेश्चन 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल किस लिए था, आप आसानी से बोल दोगे टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एसटी। फिर 2019 का क्वेश्चन देखियो, किस शेड्यूल में ट्राइबल की लैंड को प्राइवेट पार्टीज को देने से मना है। तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली 5th शेड्यूल। आप देख रहे हो 2015 में पूछा 5th शेड्यूल के ऊपर, यहाँ उसको ऑप्शन में डाल दिया उठा करके। फिर आप देखिए 2020 का क्वेश्चन 6th शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आप अगर यहाँ देखोगे 2013 में पैसा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव। अगर आप ध्यान से देखोगे टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज, तो ये 6th शेड्यूल का फीचर अभी मैंने आपको बताया था, है कि नहीं। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो यही तो मैंने कहा था, जो आपका 6th शेड्यूल होता है वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, लेकिन जो आपका 5th शेड्यूल एरियाज होती है वहाँ पे क्या होता है, पैसा होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है जो मैंने आपको समझाया, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके।
ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ऑपरेशन नुमखोर के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता क्या होना चाहिए। ये एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया केरला में। इसका पर्पस क्या था, जो लग्जरी कार की स्मगलिंग रैकेट को पकड़ने के लिए ये कस्टम जो है कोची के उनके द्वारा कंडक्ट किया गया। मेन चीज़ इसमें ये देखी गई कि भाई साहब जो व्हीकल्स चोरी हुए हैं, लग्जरी व्हीकल्स पर्टिकुलरली, उनको किस तरीके से उनका परिवहन पोर्टल जहाँ पे व्हीकल्स का ऑथेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन होता है वहाँ पे किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। व्हीकल की नंबर प्लेट, व्हीकल का जो खरीदने का तरीका है, जीएसटी इवेशन देखा गया कि किस तरीके से हो सकता है उससे, और क्या इन व्हीकल का यूज़ स्मगलिंग, गोल्ड, नार्कोटिक्स के लिए भी हुआ है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखी जा रही हैं, टेरर फाइनेंसिंग भी देखी जा रही है। इन शॉर्ट देखा जाए तो ये लग्जरी कार की स्मगलिंग किस तरीके से एक ब्रॉडर इंपैक्ट डाल सकती है, ये आर्टिकल उसके ऊपर है। आपको यहाँ पता क्या होना चाहिए, ऑपरेशन नुमखोर। अब मैंने आपको अगर ऑपरेशन नुमखोर बताया था, कारण होगा क्योंकि यूपीएससी जनरली वन लाइनर सवाल पूछ लेती है और पूछा है। 24 क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन अंडरटेकन बाय आर्मी, तो क्या लिख सकते हैं, ऑपरेशन अंडरटेकन बाय, बोल सकते हैं स्टेट अथॉरिटी फॉर द लग्जरी कार for tackling the problem of smuggling which is basically done ऑफ दी लग्जरी कार्स, ऐसे आपसे बोल सकते हैं, क्वेश्चन में स्टेटमेंट डाल सकते हैं। तो वहां पे आप बोलेंगे ऑपरेशन संकल्प, मैत्री, सद्भावना, तो आपसे बोल देंगे ऑपरेशन नुमखोर। सो इफ एट ऑल दिस लाइन इज गिवन बाय यू एंड सपोज दिस लाइन इज रिप्लेस्ड with the feature of ऑपरेशन नुमखोर, then you can easily understand कि यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है। अगेन आपको खुद से फ्रेम करना है। अभी मैं आपको लाइव अगर फ्रेम करने की कोशिश करूंगा तो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा समय लोगे, समय लेने के बाद आप खुद से अगर समझोगे तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ऑपरेशंस के ऊपर यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये बात करता है मल्टीलैटरलिज्म अंडर अटैक। तो हुआ क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो चल रही है उसके साइड लाइन में, ठीक है, एक बैठक हुई जहाँ पे जो ग्लोबल साउथ के 20 कंट्रीज हैं। ग्लोबल साउथ मतलब आप ये समझो, मान लो ये आपका वर्ल्ड मैप है, ये आपका जा रहा है इक्वेटर, तो ये जो साउथ सदर्न पार्ट है पूरा, ठीक है, सदर्न पार्ट, तो ये पूरा कहा जाता है जनरली ग्लोबल साउथ में आता है। मतलब जो आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है, फिर आपका साउथ अफ्रीका है, इंडिया, साउथ एशिया, सब ग्लोबल साउथ में कहे जाते हैं। तो अब कंसर्न्स यहाँ पे इस बैठक में क्या कंसर्न्स हाईलाइट किए गए। पहली बात तो पैंडेमिक का कंसर्न था, ठीक है, जो आपका कोविड वाला हुआ था उसमें कितनी प्रॉब्लम हुई है, करंट क्या क्या चैलेंजेस चल रहे हैं इंडिया लेवल पे। अब इंडिया में कौन सा करंट चैलेंज चल रहा है, एक तो आपने देखा था एक अमीबिक फीवर, जिसे अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस कहते हैं, ब्रेन ईटिंग अमीबा जिसका नाम है नाइग्लेरिया फाउलूरी, जो ब्रेन की मेनिंगिस लेयर को जाकर के इन्फ्लेमेशन करता है और वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। फिर यूक्रेन गाजा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर चल रहा है। अब जैसे ही मैंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की तो आपके दिमाग में आना चाहिए कार्बन मार्केट के ऊपर। अब कार्बन मार्केट के ऊपर कौन सी इंडिया में बॉडी बनाई गई है, आपको पता होना चाहिए, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई गई है। जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में भी होती है, कार्बन मार्केट के लिए क्या होगा, एनबीए होगा, ठीक है, एनडीए होगा। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए क्लाइमेट चेंज गोल कैसे देखे जाते हैं, वो आपका पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा देखे जाते हैं, जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए, ये जनरली उसमें डाला गया है। और कैसे इसमें देखा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए एक ब्रॉडर एस्पेक्ट कि किस तरीके से पेरिस क्लाइमेट गोल इम्पैक्ट करेगा क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रेड, फूड, फर्टिलाइजर के ऊपर बात हुई है, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर बात हुई है। फिर साथ ही साथ आपको इसके जो इंडिया का स्टैंड है वो भी पता होना चाहिए। इंडिया क्या चाह रहा है, इंडिया चाह रहा है कि भाई साहब जो ऊपर के नॉर्दर्न पार्ट है, मतलब इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज जहाँ पे पूरे आ रहे हैं, वो लोग अक्सर क्या कर रहे हैं, वो लोग मल्टीलैटरल अप्रोच से हट रहे हैं, वो लोग अपना यूनिलैटरल एजेंडा लेके चल रहे हैं। उनको लग रहा है हमारा जो इंटरेस्ट है वही है। यूएसए पूरी तरीके से किस पे आ चुका है, वो पेरिस क्लाइमेट गोल से हट चुका है, उसने अपना स्टैंड बाहर कर लिया। तो अगर एक बहुत ही बड़े प्लेयर अपने आप को बाहर कर लेगा तो उस पूरी की पूरी, आप बोलते हो ना, पूरी समिट की या पूरा जो एजेंडा है वो बहुत ही ज़्यादा एक डीमेरिट पे आ जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है पेरिस क्लाइमेट गोल में जो एक बात थी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की, COP30 होने वाली है, कहाँ पे, बेलम ब्राज़ील में होने वाली है। तो अब अभी तक इंडिया ने भी अपना एनडीसी नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखो, पेरिस
एग्रीमेंट से कहीं ना कहीं यूएसए ने हटा तो उसकी वैल्यू ही अपने आप कम होना स्टार्ट हो गई, लोग उसको ज़्यादा सीरियसली ले ही नहीं रहे। वहीं पे अगर यूएसए ने अपना एनडीसी सबमिट किया होता तो क्या होता, उससे यही होता, बाकी कंट्रीज भी सीरियस हो जाती कहीं ना कहीं। ठीक है, अब जितने भी वर्ड्स बोले मैंने एनडीसी के ऊपर, कल ही मैंने आपको अच्छे से समझाया था, फिर मैंने आपको नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के ऊपर बता दिया। अब यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये टोटल 20 नेशंस हैं, आपको बता दिया। अब यूएस फैक्टर क्या है, ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया यूनाइटेड नेशन को। ट्रंप इज लाइक, उसे पता है ट्रंप को कि भाई ये मेरा लास्ट टर्म है, एकदम फुल स्केल वॉर की तरीके से मैं खेलूंगा, जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा, मुझे पता है मैं दोबारा आने वाला नहीं हूँ, तो लेट्स प्ले माई वे, ऐसा वाला हाल हो रहा है। ट्रंप ने फंड की कटिंग की है, जो बड़े बड़े आपकी बोलते हैं ना सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूएनएचआरसी की बात करो, यूनिसेफ की बात करो, यूनेस्को की बात करो, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, फंड कटिंग किया है, क्विटिंग की है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे मल्टीलैटरलिज्म बहुत वीक हो रहा है। इवन तो यूनिसेफ ने भी ये बात कही थी, जो कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है, बच्चों के लिए काम करता है, उसमें जब यूएसए का फंड कटिंग हुई, उन्होंने कहा कि भैया कुछ ही सालों में बहुत लाख बच्चों की मौत हो जाएगी अगर इस तरीके से यूएसए ने फंड की कटिंग की। बट अगेन यूएसए अपने तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ है ये हुआ है कि हमें अपनी ग्लोबल साउथ को मजबूत रखना होगा, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म करने होंगे। अब चैलेंजेस क्या हैं, ग्लोबल साउथ पूरी दुनिया को नहीं लगता है, ग्लोबल साउथ मतलब सिर्फ जो नीचे की कंट्रीज हैं, और जो नीचे की कंट्रीज हैं साउथ की, वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, उनके पास उतनी पावर नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट है बड़ी कंट्रीज पे। इस वजह से उनकी जो बोलते हैं ना, उनके पास उतनी पावर नहीं है, जिस वजह से जिस जिस कारण से वो अपने आप को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं रख सकते। अगर पूरे ग्लोबल साउथ की बात करें, एक ब्राज़ील है जो बहुत बड़े लेवल पे है, दूसरा इंडिया है, दो ही तीन कंट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा हैं। अफ्रीका की हाल आप देख ही रहो, अफ्रीका के साहेल रीजन में कितने कूप्स चल रहे हैं, कितना ज़्यादा मिलिट्री टेक ओवर्स हो रहा है, तो वहाँ तो इस चीज़ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं। बट स्टिल इंडिया इज़ ट्राइंग हार्ड। अभी जब ब्रिक्स समिट हुई थी तो वहाँ पे इंडिया ने ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, जो आपका साउथ अमेरिका से थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे एक कैरेबियन आइलैंड है, वहाँ पे जाके जो गिरमितिया कम्युनिटी हुई है वहाँ की, वो इंडिया की कम्युनिटी थी, मतलब इंडिया से गए हुए लेबर्स थे जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे था। तो तब से लेके आज तक वो वहीं पे बस चुके हैं, तो उनका कल्चर और उनका जो पूरा हेरिटेज है वो इंडिया से ही बिलोंग कर रहा है। तो वहाँ पे जा कर के हमने उनको ओसीआई देने की बात की। तो इन शॉर्ट कहा जाए, इंडिया कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि वो अपना जो स्ट्रेंथ है, वो अपनी पावर स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सके, जो आपके छोटे छोटे आइलैंड नेशन है या जो ग्लोबल साउथ में कंट्रीज़ हैं। अब इन सब का होने के बावजूद फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, हमें साउथ का कॉपरेशन अच्छे से करना होगा, हमें मल्टीलैटरल अप्रोच लेना होगा। मल्टीलैटरल मतलब अगर एक्स का नुकसान है, वाई का नुकसान है, जेड का नुकसान है, और आपका ए बी सी ये कंट्री हैं, ये सब का नुकसान किस चीज़ में है वो देखना होगा। इन सबको एक साथ यूनिटी में आके अपने फ़ायदे के लिए काम करना होगा। ये नहीं देखना होगा कि भैया हमारा फ़ायदा इस जहाँ पे, हमारा फ़ायदा इस लाइन में, जेड का फ़ायदा दूसरे। अगर ऐसे करेंगे तो सबका इंटरेस्ट किसी को नहीं मिल पाएगा, लेकिन नुकसान सबको हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक मतलब था उसका। अब अगर मैं आपको बताऊं इंडिया किस तरीके से ग्लोबल साउथ के साथ कनेक्ट कर रहा है, ये भी पता होना चाहिए। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है, इसके द्वारा ये एक समिट होती है जहाँ पे जो आपकी कंट्रीज़ हैं ग्लोबल साउथ में, वो आती हैं एक साथ, क्लाइमेट, फाइनेंस और डेवलपमेंट इश्यूज़ के ऊपर बात करती हैं। फिर साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन मल्टीलैटरल पुश, ये भी इंडिया यूज़ करती है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की बात करती है। इंडिया बोलती है कि भाई ग्लोबल साउथ का और पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये सब तरीका है इंडिया यूज़ करती है ग्लोबल साउथ के साथ कनेक्ट होने का। डेवलपमेंट पार्टनरशिप लेके आती है, एनर्जी और क्लाइमेट को वो इंक्लूड करती है। अब जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो इंडिया ने इसको इनिशिएट किया था कि जो कंट्रीज आ रही हैं जहाँ पे सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है, उनको इस अलायंस में आना चाहिए। फिर कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या होता है, ये वो कंट्रियों का समूह है जो ऐसे इंफ्रा को बनाते हैं जो कि रिजिलियंट हो, डिजास्टर को झेल सके। अब जब डिजास्टर की बात की तो आपको पता होना चाहिए, कल मैंने समझाया था स्लोप स्टेबलाइजेशन के ऊपर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे ने लॉन्च किया है, इनिशिएट किया, एक नॉर्म है। कभी भी अगर हिली एरियाज में कोई रोड बन रही है, कुछ बन रही है, तो वहाँ पे स्लोप स्टेबलाइजेशन करना होगा। मतलब जो वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओ, नीचे वहाँ पे आयरनिंग अच्छे से करो, जिससे मिट्टी खसक के नीचे ना आए और बड़े बड़े हादसे ना हो। ठीक है, तो ये तरीका है जो ग्लोबल साउथ में यूज़ कर रही है। अगेन मैं सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो। अब मैं अगर आपकी बात करूं ब्रिक्स के बारे में, ठीक है, ब्रिक्स भी ग्लोबल साउथ का एक बहुत अहम चीज़ है। यहाँ पे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, लास्ट है साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन किया था। अब ये एक्सपैंड कर चुकी है ब्रिक्स, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, सऊदी, ईरान भी इसका हिस्सा हो चुके हैं। अब ये क्या है, मल्टीलैटरलिज्म, ट्रेड कॉपरेशन पे फोकस होता है, रिफॉर्म, ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पे इसका फोकस होता है,
पहली समिट इसकी रशिया 2009 में हुई थी। आपको थोड़ा सा एससीओ के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है? ये रीजनल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल ग्रुपिंग है। इसके मेंबर्स कौन कौन है ये मैंने लिख दिया है। इसका फोकस एरिया है काउंटर टेररिज्म, रीजन में सिक्योरिटी इंश्योर करना और इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना। ठीक है, अब जो एससीओ लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है, अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स मतलब नॉर्दर्न कंट्रीज जनरली कही जाती हैं, ग्लोबल नॉर्थ कह सकते हो आप, ऐसा कोई टर्म नहीं है, बट जस्ट लेवन भाषा में समझा रहा हूँ। उन लोगों का फॉर्मेशन कैसे है, नेटो में आप देखो वो लोग कर रखे हैं। उसी तरीके से जो एससीओ है ये कहीं ना कहीं क्या है, ये लोग अपने फॉर्मेट पे चल रहे हैं, मतलब नॉर्थ वालों से थोड़ा सा अलग काम होता है। अगेन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस कंट्रीज ने ही खुद बना दिए हैं। यूएसए का इंक्लाइनेशन इसराइल की तरफ ज़्यादा है, यूरोपियन की तरफ ज़्यादा है, लेकिन इंडिया को कितना क्रिटिसिज्म मिल रहा है उस चीज़ की वजह से। क्यों? क्योंकि रशिया से ऑयल खरीद रही है इंडिया। चलो अब देखो ये 25 का क्वेश्चन, इसी बार का क्वेश्चन देखिए। 16th ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी? रशिया कजान में हुई थी, इंडोनेशिया। फिर द थीम ऑफ 16 ब्रिक्स समिट स्ट्रेंथन मल्टीकल्चरलिज्म। अभी मैंने बताया ये मल्टीलैटरलिज्म है, मल्टीकल्चरलिज्म नहीं है। ये 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको 16th है तो 17th ब्रिक्स समिट अभी हुई एक महीने पहले, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका थीम क्या है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इस वजह से मैंने आर्टिकल पिक किया था क्योंकि ये ग्लोबल साउथ के ऊपर बात कर रहा था। ठीक है, तो चांसेस हो सकते हैं इस क्वेश्चन के आने के। 2014 का देखिए, ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ब्रिक्स समिट रियो डी जेनेरियो में हुई थी। अब देखो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट रशिया में हुई है, इन्होंने एज इट इज गलत कर दिया। साउथ अफ्रीका लास्ट था, ऑब्वियसली लास्ट है वो, तो सेकंड इज द राइट वन। 2010 का क्वेश्चन देखो, ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं जो आपको एक्सप्लोर करने होंगे। करंट अफेयर को आप कनेक्ट करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, फिर उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टैटिक पोर्शन के साथ कनेक्ट करिए, आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी।